और मेरे सम्मानित कोलीग्स, प्राध्यापक साथी, आज हम 21 अप्रैल सॉरी 21 जनवरी 2022 को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने वो इतना कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई जमीनी स्तर पर जो लोग काम करते थे उनके ऊपर बात करेंगे आज। तो ऐसे ही एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका इतिहास में हालांकि वो नाम तो नहीं मिलता है जो नाम होना चाहिए। हमारा जो इतिहास रहा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि पर्सन सेंट्रिक रही है। एक जो इतिहास में विचारधारा जो देखने को मिलती है कि किस प्रकार से एक वर्ग विशेष का इतिहास लिखा गया, और जिस तरह से हम पहले बात करते हैं कि जो सामान्य रूप से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, और फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आता है। उसके बाद जब सबल्टन पर्सपेक्टिव आता है तो सबल्टन पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीजें हमें चेंज दिखाई पड़ती है। सबसे बड़ी बात जो हमें इसमें जो देखने की रहती है वो अब रहते हैं कि आम आदमी या फिर जो लोग एक तरह से जिन्होंने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका इतिहास छूट गया एक तरह से, या फिर लिखा नहीं गया उसका इतिहास। और जब से आजादी का अमृत महोत्सव चला है इसमें खासकर जो गुमनाम योद्धा थे, समाज सुधारक थे, नेता थे, उनके जीवन के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो उसी सिलसिले में आज हम महाशय भिखूलाल के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म 21 जनवरी 1904 को हुआ था, और बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और हम कह सकते हैं कि भाई उनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक अझुआ गांव है जो उस समय इलाहाबाद में मतलब एक तरह से आता था। वहां पे उनका गांव, उनका एक तरह से जन्म हुआ। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक जीवन में और फिर सामाजिक जीवन में उन्होंने अपना योगदान दिया। कई बार ये होता है कि हम जब देखते हैं कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं और उन घटनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन की लहर आती है। जब बड़े स्तर की बात करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। अगर आज देखो, अगर हम आज भी आपके गांव में, देहात में या फिर सराउंडिंग में बहुत सारे नियम ऐसे चलते हैं या रीति रिवाज ऐसे होते हैं जहां पर हम सोचते हैं कि एक तरफ आधुनिकता है और दूसरी तरफ जब हम उसकी बात करते हैं अंधविश्वास की बात कर सकते हैं या फिर कस्टम की बात कर सकते हैं। आज जैसे अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जो हरियाणा में एक व्रत है जिसे तिलकुटनी का व्रत कहते हैं, संतान की समृद्धि के लिए जो व्रत किया जाता है, तो वो है आज। तो बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। मगर जब हम तार्किक तक तरफ बढ़ते हैं या फिर विज्ञान के युग की बात करते हैं तो केवल व्रत रखने से किसी की हम कहते हैं कि मतलब भाई वो सुरक्षित रहेगा, वो बात नहीं हो सकती है। उसमें भी समस्या आ सकती है। तो ये भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर उसके बावजूद भी इनको खत्म करने की या इनको बंद करने की या फिर इनमें सुधार करने की कोशिश नमूमन लोग सर नहीं करते। ये सर व्रत वाली बात फिर बताना एक बार। आज वो है तिल कुटनी का, यानी जो तिल कुटनी का व्रत होता है, चतुर्थी जिसे बोलते हैं, चौथ, चौथम, ये क्या बोलते हैं, चौथ, हाँ चौथ का व्रत है। उसमें ये होता है कि भाई ये व्रत इसलिए किया जाता है
कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं व्रत करती हैं, उनके पुत्र या संतान सुरक्षित रहेंगे, वो उनको कुछ होगा नहीं, यानी वो जीवित रहेंगी, यानी उनके संतान की रक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। तो सिर्फ व्रत करने से कोई चीज सुरक्षित हो जाए ये नहीं माना जा सकता। हालांकि इसके पीछे जो बहुत सारे नियम या कस्टम दिखाए जाते हैं कि ये समस्या ऐसी रही, ऐसे रही, और मगर जब हम अपने दैनिक जीवन में इसको लागू करने की बात करते हैं तो बहुत सारा आपको विरोध आपके परिवार का ही झेलना पड़ेगा, और उस विरोध को झेलने के लिए आपको बहुत सारी फिर मशक्कत भी करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि भाई भगत सिंह तो पैदा हो क्योंकि न्याय और जुल्म को खत्म करना है, मगर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी घर में पैदा होना चाहिए। ये आजकल एक तरह से वो कहावत बन गई है। तो क्योंकि भगत सिंह के जो आदर्श हैं वो आज सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में नहीं अपना सकता, कि जिस प्रकार की ईमानदारी या जिंदाबाद फिर जिंदाबाद। क्या बात है भाई शुभम, कुछ बात थी क्या? और एक दूसरी बात है कि हमने जब पिछली बार लेक्चर करवाया था एक जो भगत सिंह और गांधी के ऊपर, अब भगत सिंह को भी इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि उसके हाथ में हथियार है, वो फिर मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारी पिक्चर ऐसी मिलेंगी हमें जहाँ पे उसके हाथ में तो हथियार हैं, अब वो अन्याय को खत्म करेगा, मगर वो तरीका उसका था ही नहीं एक तरह से। वो तो समाजवाद के माध्यम से जो सबसे मतलब एक समानता की बात करते हैं, सबको सबको एक रखने की बात करते हैं, भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं, शोषण को खत्म करने की बात करते हैं। खैर, हम जब माशे भिखूलाल की बात करते हैं तो माशे भिखूलाल ने अपने परिवार, तो सबसे पहले घर के स्तर पर ही इसने विरोध करने शुरू किए थे, विद्रोह करने शुरू किए थे। सबसे पहला विद्रोह तो इसका तुलादान का विद्रोह करने की था। उत्तर प्रदेश में ये काफी समृद्ध एक व्यापारी परिवार में शामिल थे ये लोग। हालांकि अछूत परिवार में इनका जन्म हुआ था, मगर इसके जो पेरेंट्स थे वो व्यापार करते थे, और लंबा चौड़ा उनका काम था व्यापार में। एक तरह से जो एक तरह से संस्कृतिकरण का भी दौर था वो 20वीं शताब्दी का आरंभिक दौर, जब बहुत सारी जो जनता थी या फिर एक तरह से वो लोग आपस में, यानी एक तरह से अगर हम कहें कि भाई सिर्फ दूसरे जो अच्छी रीति रिवाज कह सकते हैं उसको अपनाने की बात करते हैं, तो तुलादान इसलिए किया जाता था कि लोग ये मानते थे कि भाई ये एक अच्छी परंपरा है, मगर इसने इसका विरोध किया। जो ब्राह्मण आया था उस ब्राह्मण को बोला कि मतलब मैं तुलादान नहीं करूँ, आपको जो दान दक्षिणा लेनी है आप वैसे ही ले लो। ब्राह्मण ने ही मना कर दिया कि बिना दान काम करवाए या तुलादान करवाए मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, और ये उसमें बैठने से मना कर देते हैं। घर के काफी नाराज भी होते हैं इनसे, मगर उसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। दूसरा विद्रोह गाजी मियाँ की चौकी होती थी। आपको देखोगे कि आपके गांव देहात में आज भी बहुत सारे जो पीर बाबा हैं उनकी पूजा वगैरह होती है। अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में लगभग दातना सैयद है, पीर दातना सैयद की है, और उसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि महीने में 2 वीरवार जो आते हैं, ये लगा लो कि 20 से 25 हजार लोग वहां पर पहुंचते हैं, और इतना ज्यादा भीड़ होती है। और फिर और वो एक तरह से मस्जिद के रूप में उसको बनाया जा रहा है। पीर बाबा थे तो वो मुस्लिम ही थे, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें आज भी चलती हैं और पहले भी चलती थी, मगर ये उसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि अपने पूर्वज या फिर अपने जो लोग हैं उनको हमें सम्मान करना चाहिए जो जीवित हैं। और उस गाजी मियाँ की जो उनके घर में ही मतलब वो चौकी थी, उसको रात को उखाड़ के वो कहीं बाहर फेंकाते हैं, और सुबह जब उसकी माँ देखती है तो फिर वो उसको पता चले जाता है कि भाई इसने किया ये काम।
उसको काफी डांटते भी है और फिर गाजी मियाँ को पुकारते हैं कि मतलब भाई हमारे बच्चे तो वो है क्या, मतलब एक तरह से ना समझें, आप बुरा मत मानना। वो जो एक नॉर्मल महीना है अपने बच्चों को एक्सक्यूज मी जाने की सर। बात करती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। कभी रुक जाती है, कभी सर। भाई और किसी को मेरी आवाज कट कट के आ रही है भाई? गुरुदेव, गुरुदेव जी जी। सर, कट कट के आ रही है सर आवाज। नहीं सर, यहाँ तो ठीक आ रही है, नेटवर्क का इशू है। वीडियो भी रुक रहा है सर कई बार। भाई सर यहाँ पे कट तो कट ना के आ रही मतलब है। कॉलेज में हूँ और कॉलेज में तो ये वाईफाई चल रहा है, इसमें तो आवाज कटनी नहीं चाहिए। नहीं सर, सही आ रही है। सही आ रही है। एक बार बेटा आपने मतलब एक बार दोबारा से इसको मीटिंग लेफ्ट कर दो और फिर दोबारा से जुड़ जाओ इसमें। सर, ज्वाइन करने के लिए आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, फिर लेफ्ट हो ना गए ना, तो। दोबारा ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ती, एक बार पहली बार में होती है। धन्यवाद। ठीक है सर। धन्यवाद। तो इसमें जो हम जो बातचीत कर रहे हैं ना वो ये है कि मतलब जो अमूमन घरों में जो व्यवस्थाएं होती है ना उसके बारे में, उसको फिर कितना विरोध आपको झेलना पड़ता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो गाजी मियाँ की उसके बाद फर्क क्या पड़ा उस चीज का कि उस पूरे मोहल्ले में जब गाजी मियाँ की पूरा जो मोहल्ला उसकी पूजा करता था, अब वो पूजा बंद हो गई क्योंकि नहीं तो फिर पूजा किसकी होगी। तो ये जो बातें थी तुलादान, उसके बाद तुलादान किसी का हुआ ही नहीं उस एरिया में, क्योंकि जो लोग अग्रणी हैं अगर वो छोड़ते हैं तो उसका फर्क पूरे समाज में पड़ता है, पूरे परिवार में पड़ता है। इसके बाद फिर उन्होंने एक काम और किया। लगभग 16 साल की उम्र पहुंचते ही 1920 का सहयोग आंदोलन चालू होता है। तुलादान ये होता है कि आप की जब एज ऐसी आती है और संस्कार होता है, मतलब हिंदू जो संस्कृति है उसके अंदर एक संस्कार है, तुलादान के बाद आपकी एजुकेशन भी शुरू होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने आपका वेट उतने ही बराबर का क्षमता अनुसार, कोई पैसे तोलता है, कोई अनाज तोलता है, कोई कुछ तोलता है, और उस तोलने के बाद आप उसको फिर बंटवाते हो समाज के गरीब वर्ग में, या फिर जिसको भी आपने देना है, या जो पंडित आया वो दक्षिणा के रूप में उस चीज को ले जाता है। तो वो सारी चीजें मतलब तुलादान उसको कहते हैं, यानी जो तराजू होता है उस तराजू में उस चीज को तोला जाता है एक तरह से। तो ये बात है एक तरह से उसकी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये इन्होंने एक, इनके घर के पीछे गांधी लाइब्रेरी बनी थी। मुंशी रतन सिंह उस लाइब्रेरी को चलाते थे, और उसमें यह था कि जो जितने भी नौजवान थे गांव के उन सबको उसमें इकट्ठा किया जाता था, और फिर वो लोग गांधी की खबरें या फिर अंग्रेजों की खबरें या जो मतलब एक तरह से जो व्यवस्था, अगर आप लोगों ने देखी सुनी हो कभी, कि पहले जो गांव में जो खबरें जाती थी वो एक जो जिला स्तर का कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो उस खबर को लेके वहां तक जाता था, और उस पे फिर जितने भी लाइब्रेरी या फिर एक तरह से लगभग हर गांव में उस समय हमें गांधी चबूतरा देखने को मिलता है। और गांधी चबूतरा वो जगह होती थी जहाँ पे गांधी लाइब्रेरी भी होती थी। इनके गांव में जो गांधी लाइब्रेरी थी उसमें ये लोग सारे इकट्ठा होते थे, और ऐसे युग आंदोलन के दौरान जब बहुत सारी जगह पे धरने प्रदर्शन हुए, और उसमें एक धरना प्रदर्शन ऐसा था कि जो नशीली वस्तुएं थी शराब वगैरह, उस शराब वगैरह की वस्तुओं को रोकने के भी, यानी वहां पर धरना देना और उनको बंद करना, तो उस चीज को भी ये मतलब इसके नेतृत्व में डिसाइड किया गया। माशे भिखूलाल के नेतृत्व में डिसाइड किया गया कि भाई आप इस मतलब एक तरह से उसकी मतलब वो नेतृत्व करेंगे। और राम स्वरूप कलार थे वहां पर, जिसका गांव में एक वो दुकान थी जहाँ पे शराब भी मिलती थी, अफीम वगैरह भी मिलती थी उस समय पर। तो उसकी वहां तक ये लोग जाते हैं और वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं, और ये धरना प्रदर्शन काफी फेमस रहा उस एरिया में, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा से इस प्रकार की प्रवृत्ति वहां पर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि खत्म नहीं होती है, मगर जब तक असहयोग आंदोलन चला उस समय तक ये दोबारा चीज देखने को नहीं मिलती है।
और इसके बाद फिर ये 1920 के आसपास की घटना है, मतलब 19 ऐसे आंदोलन की। और जब 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई तो उसका एक तरह से इन्होंने भी काफी एरिया में दुख मनाया गया। और उसके बाद फिर एक तरह से इनकी दिशा जो परिवर्तित होती है। दिशा परिवर्तित होने का अर्थ ये है कि अब तक जो राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ने का जो एक तरह स्वराज को प्राप्त करने की जो बात ये लोग करते थे, अब यहाँ पर स्वामी अच्युतानंद आते हैं जो उसमें कानपुर में आ गए थे। और दिल्ली में एक बड़ा जलसा उसमें किया गया 1922 में, जिसमें आदि हिंदू सम्मेलन किया गया। और उसमें फिर ये बताया गया कि मतलब भाई हमें भी स्वतंत्रता के मतलब हमारा जो जीवन है उस जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन आने चाहिए। और शिक्षा प्राप्त करने की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर ये लोग कहते हैं कि मतलब भाई सामाजिक भेदभाव है वो खत्म होने चाहिए। और सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए सबसे बड़ी जो बात उसमें थी, हालांकि इस समय पर आर्य समाज का प्रभाव यहाँ पर खूब देखने को मिलता है। और आर्य समाज का प्रभाव के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़े। यानी एक तरह से उन्होंने स्कूल खोले, बहुत सारे गुरुकुल भी उन लोगों ने चलाए। छोटे छोटे मतलब खासकर जो अछूत थे या फिर दूसरे जो समाज के जो दबे कुचले लोग थे उनकी जगह पर उन्होंने काफी अच्छे काम किए। मगर एक जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो समस्या ये रही कि कुछ नीतियों में एक तरह से वो दुराव देखने को मिलता है। और यही कारण था कि स्वामी अच्युतानंद जो पहले आर्य समाजी थे, आर्य समाज के प्रचारक थे, वो आर्य समाज छोड़ते हैं और एक तरह से बाद में वो अपने नया समाज सुधार अलग से शुरू करते हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आर्य समाज अच्छा काम कर रहा था मगर कुछ चीजों में, जैसे सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिलती है, जो अगर हम सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो वहां पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि आदमी का जो वर्ण है वो ऋग्वैदिक व्यवस्था के अनुसार वो कहते हैं कि गुण कर्मानुसार होगा। यानी जैसा वो कर्म करता है, जैसा वो कार्य करता है, वैसा ही उसका वर्ण बन जाएगा। मगर व्यवहारिक रूप से ये सत्य स्पष्ट प्रतीत नहीं होता था। तो इनके एरिया में बहुत सारी जगह पे आर्य समाज के उस समय पर भाषण होते थे, उनके जलसे होते थे। तो उनमें जो आर्य समाज के पंडित होते थे वो अपनी बात रखते थे और लास्ट में फिर वो कहते थे कि किसी कोई शंका है तो शंका को आप समाधान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन्होंने संस्कृत में, जो संस्कृत नहीं सॉरी, जो हिंदी में ट्रांसलेट हुई थी महर्षि दयानंद सरस्वती की संस्कार विधि, उसको पढ़ा था और उसमें ये बात लिखी हुई थी कि मतलब भाई ये व्यवस्था ऐसी नहीं है, ये एक तरह से मनुस्मृति जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो फिर वो कहते हैं कि वहां पर जब ये इस तरह की घटनाएं हुई तो दो चार जगह पर जाकर ये कहते हैं कि आपने जो बात कही है वो बात संस्कार विधि में तो नहीं लिखी हुई है। और इसके साथ साथ ये समाज में व्यवहारिक रूप से दिखाई भी नहीं पड़ता है। जो आर्य समाजी बन जाता है वो उसके बाद अगर टीचिंग का कार्य करता है तो ब्राह्मण बन जाएगा, अगर वो फौज में शामिल हो गया तो क्षत्रिय बन जाएगा। तो ऐसी बात तो नहीं दिखाई पड़ती। तो उसका असर ये हुआ कि उसके बाद फिर ये जो जलसे तो होते हैं मगर बाद में शंका समाधान वाली जो बातें थी वो समाप्त हो जाती है, यानी वो परिचर्चा का जो हिस्सा था वो समाप्त हो जाता है। तो और उसके बाद धीरे धीरे उस एरिया में यानी स्वामी अच्युतानंद का प्रभाव बढ़ता जाता है और ये भी स्वामी अच्युतानंद का जो आदि हिंदू आंदोलन था उसमें शामिल हो जाते हैं। और स्वामी अच्युतानंद उस समय जब जितनी बार भी कानपुर से इलाहाबाद गए इनके घर पे रुककर जरूर जाते हैं। और उसके बाद फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें जो देखने को मिलती है, जब 1931 की जो घटना घटी जिसमें जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन था, और उस गोलमेज सम्मेलन में जब ये बात उठी कि अछूतों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अंबेडकर है या फिर गांधी। गांधी उसमें
उस समय एडामेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ही एकमात्र रूप से अछूतों का प्रतिनिधित्व करता हूं। अंबेडकर नहीं करते हैं। तो पूरे भारत से चम्मन टेलीग्राम जाते हैं लंदन, क्योंकि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में हो रही थी, और उसमें यहाँ से महाशय भिखुलाल भी काफी, मतलब एक तरह से जो आदि हिंदू समाज के प्रतिनिधि बन के गांव गांव में इस चीज को लेकर घूमते हैं और फिर लेटर भिजवाने का काम भी करते हैं। और फिर बाद में अंबेडकर भी कहते हैं कि भाई आदि हिंदू आंदोलन के जो ये लोग हैं इनको मैं जानता नहीं हूं, मगर इन्होंने फिर भी ये मेरे अंदर एक तरह से अपना वो दिखाया है कि विश्वास। वहां पर चम्मन जो खत पहुंचे, उन चम्मन में से 3 खत ऐसे थे जो गांधी जी के फेवर में थे, कि उनको मानते थे कि गांधी उनका प्रतिनिधि है, और 51 ऐसे खत थे जिनमें अंबेडकर को ये दिखाया गया था कि अंबेडकर ही उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व है, करते एक तरह से करते हैं। तो इसमें भी उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई माशे भिखुलाल जी ने। और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि भाई जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ साथ जब अंबेडकर उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, और अंबेडकर का जो एक तरह से जो हमें दिखाई पड़ता है आंदोलन, उस आंदोलन में भी ये शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कहेंगे समाज में जो जागरूकता फैलाने का जो काम किया, उसमें माशे भिखुलाल सबसे आगे रहे। व्यापारी प्रवेश या व्यापारी प्रभाव होने की वजह से पैसे की कमी नहीं थी, और उसके बाद इन्होंने अपने समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने शुरू किए। जैसे कि उसमें व्यवस्था थी रात बसना। रात बसना एक व्यवस्था ऐसी थी, जब कोई उच्च वर्ग की महिला किसी बच्चे को जन्म देती थी, तो वहां पर एक अछूत महिला को 7 दिन तक वो महिला बाहर नहीं निकलती थी, और 7 दिन तक उसकी जितने भी मल है उसको वो अछूत महिला उठाकर ले जाएगी अपने सिर पे, और सारा कुछ वो एक तरह से वो कहते ना कि मतलब भाई गंदगी वाला चित्र था। तो रात बसना बंद करवाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मतलब भाई जिसकी गंदगी है वो अपनी गंदगी खुद उठाए, किसी दूसरे से नहीं। यानी हम भी उतने ही मानवीय, हमारे भी उतने ही मानवीय अधिकार है जितने उस महिला के। और 7 दिन के बाद जब वो महिला वहां से बाहर निकलती, उसको कुछ विशेष मिलता भी नहीं था, नहीं होता भाई कुछ मिलेगा उसको, वो भी नहीं मिलता था, एक तरह से बेगारी थी वो। तो रात बसना को इन्होंने बंद करवाया अपने रीजन में। इसके बाद बेगारी जो व्यवस्था थी, यानी अधिकतर उस समय पर ऐसा था कि अगर हम बात करते हैं, आज भी हम देखते हैं कि बेगारी आज तो नहीं दिखाई पड़ती है, मगर जब 1960 का दशक था, 70 का दशक था, तो बहुत से जगह ऐसे दिखाई पड़ता था कि बेगारी आपको सब जगह दिखाई पड़ेगी। यानी बेगारी वो थी, आपसे उच्च वर्ग के लोग, यानी जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनसे काम करवाएंगे, मगर मजदूरी के रूप में वेतन या फिर कोई राशि नहीं देंगे। तो वो काम करने को मना भी नहीं कर सकते थे, काम करने को मना करते तो उनकी मार पिटाई होती थी। तो उस व्यवस्था को बंद करवाए। तो सबसे पहले ये जो अजवा का जो इलाका था, और उसके साथ फतेहगढ़ और कानपुर तक जो रीजन था, वहां तक ये पूरी उस व्यवस्था को बंद करवाते हैं। और इसमें एक तरह से जो दूसरे जो लोग थे, संप्रदाय के जो लोग थे, उनको भी कमेटी यहाँ लिखी, वहां पे मोहर लगेगी उसकी। हाँ, तो उसको मतलब दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी एक तरह से काफी कागज का अंग्रेज के या फिर दूसरे जो सामाजिक सुधारक लोग थे उन्होंने भी इसको काफी एक तरह से अंग्रेज जितने की सपोर्ट किया। तीसरी बात जो हमें जो देखने को मिलती है, एजुकेशन को लेकर काफी ये आग्रही रहते हैं। इन्होंने अपने घर में लाइब्रेरी स्थापित की, क्योंकि गांधी जो चबूतरा जो गांधी लाइब्रेरी थी उस समय के बाद बंद हो जाती है। आजादी के बाद इन्होंने अपने घर पे लाइब्रेरी स्थापित की, और इनके रीजन के आसपास के लोग थे वो सभी उस घर में पढ़ने आते थे, और रोज ये किसी न किसी व्यक्ति को उठाते थे
और उसके बाद भाई वो पढ़ के सुनाएगा सबको। और एक सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिलती है वहां से भिखुलाल की, वो ये था कि अगर केरल से कोई न्यूज़पेपर लिखा निकला है दलितों का या अछूतों का, पंजाब से कोई निकला है, चाहे वो पंजाबी भाषा में, चाहे उर्दू में, चाहे मलयालम में, उसकी कॉपी ये अपने पास जरूर मंगवाते थे, उसका सब्सक्रिप्शन भेज करके। उसमें था कि मतलब भाई अगर इसको सब्सक्रिप्शन इसका स्टार्ट नहीं किया गया तो धन के अभाव में ये पत्र या पत्रिका बंद हो जाएगी। तो वो भी ये मतलब एक तरह से काफी, आज भी अगर हम देखते हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश का जो दलित मूवमेंट है या छूतों का जो आंदोलन रहा है, उसके बारे में आपको न तो जो उत्तर प्रदेश का स्टेट आर्काइव है जहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं वहां पे किताबें मिलेंगी, न नेशनल आर्काइव जो नई दिल्ली में है, न तीन मूर्ति लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, वहां पर मिलेगा आपको, मगर इनके घर पे वो चीज जरूर मिलेगी। तो स्वामी छूतानंद के जो पत्र थे, पहले जो पत्र उन्होंने निकाले, उनकी जो पहली पुस्तिका जो 1913 में छपी, और 1919 में 1924-25 के जो न्यूज़पेपर थे, और आदि हिंदू आंदोलन की बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हुई ऑल इंडिया लेवल की, उनकी सभी की रिपोर्ट उनके घर के ऊपर उपलब्ध है, बाकी पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक इतिहास को संजो के रखने में भी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद जो समाज में जो सबसे बड़ा जो बदलाव हम देखते हैं, इनका एक पुत्र था, ये भी अपने पिता के एक ही पुत्र थे, तो इनका एक पुत्र था जिसने 1965-66 के आसपास बीए पास की, और प्रथम श्रेणी में बीए पास थी वो, और अपने रीजन में वो पहला व्यक्ति था जिसने बीए की परीक्षा पास की थी। और उन्होंने कसम खाई, अपने बच्चे से कसम ली जिस दिन वो बीए पास करके आया, क्योंकि इलाहाबाद से बीए उन्होंने पास की थी। इनके बेटे का नाम था गुरु प्रसाद मदन, जिसका लेक्चर हमने कुछ दिन पहले करवाया भी था, पिछले साल जब स्वामी छूतानंद के ऊपर उनके लेक्चर हमने करवाया था। तो जिस दिन उन्होंने बीए की परीक्षा पास की तो उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि मतलब भाई अब तुम क्या करोगे। तो कहता है कि मैं आगे कुछ तैयारी करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तैयारी, आप मुझे वचन दो कि कभी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करोगे। तो कहता है ठीक है, वचन दिया। वो कहते हैं मगर मेरी इच्छा तो मतलब वो जो उस समय इलाहाबाद का जो क्रेज था वो था आईएएस की तैयारी करने का। मतलब आईएएस बनने के बावजूद भी तुम समाज की भलाई नहीं कर सकते हो, और मुझे समाज के लिए अपने पुत्र की एक तरह से वो पुत्र का एक तरह से बलिदान कह लो या फिर एक तरह से वो कह लो। आज आज कोई पेरेंट्स ये कहेगा कि मतलब बेटा तू समाज सेवा करना, नौकरी नहीं करनी है, तो ऐसा मिलेगा ही नहीं आजकल भी। अगर आज हम शुरू से अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि भाई नहीं डॉक्टर बनना है, नहीं तो मैं तो आईएएस बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, ये करना है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई तू कुछ मत करना, बस तू समाज सेवा करना है। वैसे लोग नहीं मिलेंगे लोग नॉर्मली। तो अपने बेटा जो उस समय आईएएस बन सकता था, बाद में फिर वो एलएलबी करते हैं, और लो उन्होंने किया, और आज इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसमें वो एक सीनियर वकील है, और उनका एक तरह से ऐसा वो है जिसका कोई केस नहीं लड़ता, उसके केस वो फ्री में लड़ते हैं। और जितने भी गरीब समुदाय के हैं या फिर और जो बहुत सारे लोग हैं, और जो उलझे उलझे हुए केस होते हैं, वो गुरु प्रसाद मदन के पास आते हैं। तो जो एक तरह से जब मैंने उनसे पहली बार मिला 2005 में गुरु प्रसाद मदन से, तो और फिर बाद में उनके बारे में जब इलाहाबाद में मैं एक साल रहा तो पता चला कि मतलब उनकी जो शख्सियत है, वो कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार वाली, बिल्कुल वो उनके ऊपर चरितार्थ होती है, क्योंकि नॉलेज के मामले में ज्ञान का भंडार है, मगर उसके बावजूद भी कहीं से वो घमंड नहीं आता है। आज हमारे पास ये होता है कि नॉर्मली एक दो चार किताबें पढ़ने के बावजूद तो हमें लगता है, बाद भी लगता है कि हाँ हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। तो वो चीजें भी एक तरह से वो कहते हैं कि सहजता जीवन में आई, और उसके सिर्फ अपने पुत्र को ही नहीं, बहुत सारे उस समय के जो एरिया के जो लोग थे, बच्चे थे, उनको उन्होंने अपने जीवन में प्रशिक्षित किया, और प्रशिक्षित करने के बाद
तो सबसे बड़ा जो हमें फायदा देखने को मिलता है कि जो समाज सुधार का जो कार्य था, वो आजादी के बाद भी जिसकी जरूरत पड़ती है वो चलता है। और इन्होंने स्वयं भी कुछ किताबें लिखी, बुद्ध वचन किताब लिखी, और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ समाज सुधार के लिए बहुत सारी किताबें भी लिखी अम्बेडकर मिशन को लेकर के। तो 1970 के बाद फिर एक तरह से जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें भी समाज को काफी इन्होंने एक तरह से बचाने का काम किया है। एक तरह से जो सरकार की जो व्यवस्थाएं थी उनका इन्होंने विरोध भी किया। बाद में फिर अगर हम लास्ट में आए तो ये समय काफी हो गया है, तो 2005 में 101 वर्ष की आयु में इनकी महापरिनिर्वाण दिवस इनका मनाया जाता है। इनका परिनिर्वाण हो गया उससे। तो इन्हीं बातों के साथ हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शख्सियत थे जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि गुमनामी में रहते हुए और गुमनामी में रहते हुए अपना जीवन बिताया, और जो काम किया उसका समाज के ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, मगर उस प्रभाव को इतिहास में वो वास्तविक स्थान नहीं मिल पाया जो वास्तविक स्थान मिलना चाहिए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हम कोशिश करते हैं कि मतलब इस तरह के और भी आपकी नजर में कोई ऐसा महान व्यक्ति हो जिसने अपने घर से विद्रोह की शुरुआत करके समाज में समाज सुधार किए हों, उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हम आज से भिखूलाल के बारे में वार्ता को समाप्त करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात हो जो हम डिस्कस करना चाहें, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं उसको। हाँ गुरुदेव, यस सर। कोई ऐसी बात है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, या फिर सारी चीजें थी जो अगर हम अपनी भाषा में कहेंगे तो समझ में आ गया क्या? सर ये जो ठहरना वाली व्यवस्था है, ये सर हरियाणा में भी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो सर एक गांव है टिल्ला यहाँ पे अपने पास, उसमें जो मेरे दादा के नाना जी थे ना, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने बंद करवाई थी अपने परिवार में और आसपास में। तो क्या था वो व्यवस्था, कैसे बंद करवाई, कुछ आइडिया है आपको? वो सर सार्वजनिक स्थल था ना, कुआं पे पानी भरने से मना करते थे। जो सब लोग थे महिलाओं को, उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। तो सर वो व्यक्ति ने, तो जो नाना जी थे ना मेरे दादाजी के, उन्होंने फिर शायद एक हफ्ता लगा, पता नहीं 15-20 दिन लगा, उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलकर खुद का कुआं खोदा अपने खेत में और उसको पक्का किया, और वहां से फिर अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लोगों को पानी भरने के लिए कहा। और जो लेडीज थी समाज की, उनको मना किया कि आज के बाद तुम भाई किसी के घर पे नहीं जाओगे, उनका कार्य वे खुद करेंगे। तो इस तरह समाज में बहुत सारे लोग हुए हैं। तो कोशिश अब ये होनी चाहिए कि मतलब इस तरह का जो जो इतिहास खत्म होने की कगार के ऊपर है। डॉक्टर साहब एक और मैं भी बताऊं। हाँ जी सर। बेरी के अंदर जो ये विक्रम कात्यायन है ना, जिसने चुनाव लड़ा था बीजेपी से, हाँ जी इसके ताऊ थे प्रोफेसर शेर सिंह। हाँ जी। तो इन्होंने भी अपने गांव में एक ऐसा कुआं खुदवाया था, वहां दलितों को पानी नहीं भरने देते थे। जब इन्होंने अपना कुआं खुदवा के वहां पानी भरने का काम किया तो इसका जाति बहिष्कार कर दिया गया था। जाति बहिष्कार से इनको मतलब जात से बाहर डाल दिया था। आज भी वो कुआं है और उस कुआं के अंदर आर्य समाज की पूजा होती, मतलब पूजा का जो पैटर्न आर्य समाज का जिस तरह भी। बागपुर गांव है, बागपुर गांव के अंदर आज भी है वो कुआं। बागपुर कहाँ पे, किस साइड में? बेरी से? बेरी से 2-3 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा। वो है सर, इस तरह की चीजों को मतलब टैप करना चाहिए, और उनके आप इंटरव्यू ले लो किसी का एक, और फिर उसको एक तरह से कलेक्ट करते हैं उन चीजों को। ये जो सोशल, जो एक तरह से अवेयरनेस फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने, एक तरह से एक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसको एक तरह से हमें मतलब उसका संजो के रखना चाहिए, उसका भी इतिहास लेकर होना चाहिए।
चलो ठीक है, फिर इसी के साथ अगर आपके नज़र में कोई और घटना ऐसी आती है तो आप उसको एटलीस्ट एक छोटा सा उसका इंटरव्यू कर लें जरूर, जिस भी आदमी के साथ वो जुड़ी हुई है, ताकि वो एक तरह से इतिहास को मतलब एक प्रमाण के रूप में आगे चलकर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज हमने जो एक तरह से जो माशे भिखुलाल जी के जीवन के ऊपर जो थोड़ा सा प्रकाश डाला है, आशा है कि आपको ये प्रेरणा देगा और इस तरह का जो स्थानीय इतिहास है जिसे हम हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो कहते हैं, उसको एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी का धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी। और ये आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो।